हेलो स्टूडेंट्स, हम आज 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या होते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि चैप्टर में है क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले एसिड्स की हम बात करते हैं। व्हाट इज एसिड? एसिड्स देखिए, दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स H आयन, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? H पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स क्या होगा यहाँ पर? वाटर के अंदर। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर कौन से आयन प्रोड्यूस कर दें? H आयन प्रोड्यूस कर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, अम्ल कहेंगे। दे आर सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। They are sour in taste and turn blue litmus red. और क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। मैं वापस आ रही हूँ। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम डाल देते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर घोल देते हैं, तो वो घुलने के बाद कैसे आयन देते हैं? हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला और उसने H आयन प्रोड्यूस कर दिए, तो H आयन प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और क्या पहचान होती है एसिड की? ये सोर होते हैं टेस्ट में, मतलब ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन पहचान जो है एसिड को पता करने के लिए सीखी हैं। पहली तो क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। सेकंड क्या है? ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। और थर्ड क्या है? ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। ठीक है, ब्लू लिटमस रेड लिटमस का मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले बेसिस भी देख लेते हैं, फिर इकट्ठा आपको बताऊंगी। ठीक है, एसिड्स क्या है? जो H आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, टेस्ट में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। सेकंड है बेसिस। क्षार किसे कहते हैं हम? दो सब्सटेंसेस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। इसे हमने बोला था हाइड्रोजन आयन, और इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में कैसे आयन प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव। कैसे? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? बेसिस। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेसिस टेस्ट में बिटर, दैट मीन्स कड़वे होते हैं। जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और ये क्या कर देते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये ब्लू को रेड में बदलता है और ये रेड को ब्लू में बदलता है। ये रेड ब्लू क्या है? लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, दो तरीके का ना लिटमस पेपर होता है। ये तो है, ये पट्टियां ही होती हैं, कागज की स्ट्रिप्स ही होती हैं, ये और कुछ नहीं होता। एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। ये रेड लिटमस है और ये ब्लू लिटमस है। ठीक है, अब आपको कोई सब्सटेंस दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, मैंने ना आपको जो है एक नींबू दिया है, और नींबू से हम पता करना चाह रहे हैं कि नींबू कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। वैसे तो नींबू एसिड है, खट्टा होता है, खट्टी चीजें सारी किस में आती हैं? एसिड में। लेकिन फिर भी लेट अस सपोज हमें नहीं पता कि नींबू कैसा है, तो आप क्या करोगे? जैसे ही आपने नींबू की एक ड्रॉप इस पे गिराई ब्लू लिटमस पे, एक ड्रॉप इस पे गिराई रेड लिटमस पे, आपने नींबू की, लेमन की एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पे गिराई, एक ड्रॉप रेड लिटमस पे, तो रेड लिटमस पे कोई भी असर नहीं होगा, रेड लिटमस रेड ही रहेगा।
रेड लिटमस क्या रहेगा, रेड ही रहेगा, मीन्स रेड का कलर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ बात करते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया था, इसके ऊपर आपने लेमन की एक ड्रॉप गिराई, तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ना, ये कैसा होना शुरू कर देगा, यहाँ से रेड होना, ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। तो पहले कैसा था, ब्लू, इसने किस में चेंज कर दिया, ब्लू को रेड में। तो यही ये कहना चाह रहा है कि एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये ब्लू लिटमस, रेड लिटमस क्या है। ऐसे ही अगर मैं आपको जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए वैसे तो यहीं से पता लग रहा है इसके अंदर OH आयन है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। लेकिन लेट अस सपोज हमें नहीं पता कि ये बेस है या एसिड है, तो ये एक रेड लिटमस पेपर है और यहाँ पर ये एक ब्लू लिटमस पेपर है। हम सेम काम करेंगे, इसकी एक ड्रॉप यहाँ पे भी गिराएंगे और इसकी एक ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे भी। ये बेस है, तो ये यहाँ पर जो है ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ड्रॉप गिराने के बाद भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये ड्रॉप यहाँ पे गिराई, ये रेड लिटमस पेपर किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं। एसिड्स H आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है हमारा साल्ट। थर्ड क्या है, साल्ट। अगर आपको एसिड पता लग गया, आपको बेस पता लग गया, एक काम कीजिए, आप ना एसिड और बेस दोनों को मिला दीजिए। अब आपको क्या करना है, एसिड और बेस दोनों को मिला दीजिए। मिलाने का मतलब आपने एसिड और बेस की रिएक्शन कराई, तो एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है NaOH, OH आ गया ना, तो ये क्या होगा, बेस होगा। जिसके अंदर OH प्रेजेंट है वो बेस, जिसके अंदर H प्रेजेंट है वो एसिड। आगे है HCl, यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो यहीं से पता लग रहा है जिसमें हाइड्रोजन होगी वो तो एसिड होगा, और जिसमें जो है हाइड्रोक्साइड होगा वो बेस होगा। तो ये एसिड है, ये बेस है, इन दोनों की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो यहाँ से ये OH और H मिला के क्या बना देंगे, वाटर। वाटर तो साइड में आ गया, और Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, साल्ट है, सबको पता है, कॉमन साल्ट है, घरों में यूज होता है। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो लवण होता है, जो साल्ट होता है, वो क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो चैप्टर का जो नेम था वो क्लियर हो गया होगा कि एसिड, बेसिस और साल्ट्स क्या होते हैं। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं हम। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही थी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कैसे आयन देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उन्हें हम अम्ल कहेंगे। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। सेकंड, क्षारक बोलिए या फिर क्षार बोलिए, एक ही बात है। क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन प्रोड्यूस करेंगे, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और लाल लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। थर्ड है लवण, साल्ट। देखिए जब एक अम्ल किसी क्षार या धातु के साथ क्रिया करता है, कोई भी किसी भी क्षार मीन्स बेस के साथ करे या मेटल के साथ करे, तो जो यौगिक बनता है ना वो क्या कहलाएगा, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। एसिड बेस के साथ कर ले, अम्ल क्षार के साथ कर ले, या एसिड किसी मेटल के साथ कर ले, अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करे, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, लवण बनेगा, साल्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन देखिए क्या है, न्यूट्रल से आप क्या समझते हो, न्यूट्रल का मतलब क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कई सेंस में बात करते हैं हम, जैसे करंट, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो अगर करंट नहीं है तो हम उसमें बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। चार्ज की टर्म में भी बोलते हैं ना, तो जैसे हमने जो है न्यूट्रॉन्स की बात की थी, न्यूट्रॉन्स के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव चार्ज होता, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, वही जो हम बात करेंगे वही हम यहाँ पे हैं
कि देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उदासीनीकरण क्या होता है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। अभी मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाई थी कि NaOH प्लस H2O, ये किस में चेंज हुआ था, NaCl प्लस, सॉरी यहाँ पर H2O नहीं HCl आएगा। क्या आएगा, HCl। एक हमने बेस लिया, एक हमने एसिड लिया, तो NaOH की जब हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा यहाँ से, NaCl प्लस में H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है, यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसे, वो देखिए, व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, इसने रिएक्शन करी किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या दिया, साल्ट दिया और वाटर दिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और हमें साल्ट और वाटर दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहलाते हैं, क्या कहेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदासीनीकरण, जब एक अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है, कोई भी अम्ल है, क्षार, अम्ल क्षार आपको पता लग गया होगा, अम्ल एसिड है और क्षार क्या है, बेस है, तब लवण व जल बनता है, तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है, क्योंकि अम्लीयता या क्षारीयता का गुण उदासीन हो जाता है। मतलब क्या है इस लाइन का, ना तो अब जो सॉल्यूशन हमें मिला, जो हमें साल्ट मिला, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, मतलब एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, दोनों का इफेक्ट न्यूट्रल हो गया। क्योंकि एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट न्यूट्रल हो गया, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं वो देखिए, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल का मतलब क्या होता है, घुलनशील। ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं। ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर घुल जाएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, ऐसे बेसिस, ऐसे क्षार जो जल में घुल जाएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्षार किसे कहते हैं, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं या जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, क्षार आप उसको, जो हमने बेसिस पढ़ा था उसको भी हम क्षार ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। एल्कलीज क्या है, एल्कलीज जो है वे क्षारक होते हैं या वे क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट कर रहे हो, इंडिकेट का मीन्स हमें कोई ना कोई सूचना दे रहे हो, कुछ सूचक हो। ठीक है, जैसे आप जब रोड पे जाते हो, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे भी जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपको इंडिकेट कर रही होती है, वो आपसे इशारों में बात कर रही होती है, उसके इशारे समझ के आप जो है रुक जाते हो, चलना शुरू कर देते हो, तो वो भी क्या है, एक इंडिकेटर्स है। ठीक है ना, वो आपको एक सूचना दे रहा है, वो सूचक है। ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वो भी क्या है, सूचक ही तो है, चलने की, रुकने की, इंतजार करने की, वो क्या होती हैं, सूचक ही हैं, तो वो भी क्या होती हैं, इंडिकेटर्स होती हैं। वैसे अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए इंडिकेटर्स क्या हैं, दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। देखिए ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक मीडियम में अपना कलर चेंज कर दे या बेसिक मीडियम में है, तो ये मीडियम ही, लेकिन प्लूरल आ गया ना यहाँ पे, अगर सिंगुलर में हम बात करें तो मीडियम, प्लूरल में बात करें तो मीडिया। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जो क्या कर देते हैं भाई, एसिड और बेसिक मीडियम के अंदर कलर चेंज कर दें, उन्हें हम क्या कह देंगे, इंडिकेटर्स कह देंगे। जैसे पीएच पेपर, अभी हमने, अगर हम पीएच की बात करें, पीएच तो वैसे अभी आया नहीं है, जो लिटमस पेपर हमने यूज किए थे ना, वो भी इंडिकेटर्स ही थे। मीन्स वो हमें बता रहे हैं, वो हमें सूचना दे रहे हैं कि आपने जो ये सब्सटेंस लिया है, ये सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। तो कोई भी सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स कहेंगे। मीन्स वो हमें इंडिकेट कर रहा है, हमें सूचना दे रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो इंडिकेटर्स हमें बताएंगे कि जो सब्सटेंस हमने लिया है
वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। यहाँ पे देखिए सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका रंग क्षारीय व अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। फिर से वही एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में वे क्या करें, अगर अपना कलर चेंज कर देंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स को मिला दिया गया, कुछ इंडिकेटर्स को मिलाने के बाद जो एक नया इंडिकेटर बना, इंडिकेटर आप समझ गए हो, अब सूचक क्या होते हैं, मतलब कुछ सूचकों को मिलाकर एक नया सूचक बना दिया, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और उसका नाम क्या है, पीएच इंडिकेटर। ये पीएच जो है काफी हेल्प करता है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस की पहचान कराने में। ठीक है, पीएच, पीएच की अगर हम फुल फॉर्म की देखिए, इसकी नोटेशन यही रहेगी, आप पी स्मॉल रखेंगे और एच कैपिटल रखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, पीएच इंडिकेटर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए सार्वत्रिक सूचक, जहाँ अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, जैसे पीएच सूचक। फिर अब पीएच स्केल की बात करते हैं हम कि पीएच स्केल क्या होता है। pH scale, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale। एक स्केल है ये एक, जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये पीएच स्केल देखिए है क्या, ये हमने लिया है, ये एक पेपर समझ लीजिए, कोई स्केल ले लीजिए, यहाँ पे बीच में होगा 7, यहाँ पे होता है 14, यहाँ होगा 0 और ये ऐसे जाएगा। यहाँ ऊपर होते हैं एच आयंस, नीचे होते हैं ओ एच आयंस, ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, बीच में 1 2 3 4, यहाँ पर बीच में रहेंगे ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये एक स्केल बन गया, जैसे नॉर्मली आप स्केल यूज करते हो, जो आप लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हो, उसी तरीके से ये भी एक स्केल है। ठीक है, अब इसका यूज देखिए, इसका यूज क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमें बता रहा है कि एच आयन की कंसंट्रेशन कितने एच आयन है, और ये हमें बता रहा है ओ एच आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ध्यान देना, ये हमें बताएगा एच आयन की कंसंट्रेशन, ये हमें बताएगा ओ एच आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब पीएच जितना कम, अगर इस 7 की बात करें तो 7 पे तो हो जाएगा न्यूट्रल, 7 पे क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा। 7 से कम अगर है तो एसिड होगा, 7 से कम अगर किसी सब्सटेंस का पीएच है तो एसिड होगा, 7 से ज्यादा है तो बेसिक होगा। ठीक है, 7 से अगर कम है पीएच तो वो क्या होगा, एसिड होगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक होगा, और अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए एसिड आप किसको बोलते हो, जिसमें एच आयन हो। अगर हम इधर इधर जाने पे बात कर रहे हैं, अगर हम इधर जाएंगे ना तो ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर इधर जाएंगे तो ज्यादा बेसिक होगा। ज्यादा एसिडिक होने का मतलब ज्यादा एच आयन, ज्यादा बेसिक होने का मतलब ज्यादा ओ एच आयन। तो अगर आप राइट साइड जाओगे, इधर आओगे तो ओ एच आयन बढ़ेंगे, इधर जाओगे तो एच आयन बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर पीएच किसी सब्सटेंस का 7 से कम है तो वो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 है तो न्यूट्रल। ठीक है, फिर उसके बाद और बात करते हैं। अब इसी में ये क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखिए जैसे जैसे आप इधर जीरो की तरफ जाओगे ना, एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे जैसे आप जीरो की तरफ जाओगे, जीरो की तरफ इधर साइड अगर आप जाओगे तो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एसिड, और अगर आप 14 की तरफ जाओगे तो बेस होता जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर आप जीरो की तरफ जा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, और 14 की तरफ जा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पीएच पेपर है, ये काफी हेल्प करेगा हमारी एसिड और बेस की पहचान करने में। ठीक है,
अब इसकी पहचान कैसे की जाएगी, जैसे आप जो है इसके ऊपर वही अगर हम बात करें लेमन की बात करें तो जैसे आप यहाँ पर लेमन ड्रॉप करोगे तो लेमन का जो पीएच होगा ना वहीं से उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कलर चेंज होता है इसमें भी। स्केल भी है ये एक, तो पीएच स्केल आपको पता लग गया होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता करने के लिए एक स्केल है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल, ठीक है। फिर है पीएच, पीएच क्या है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन या फिर OH3O पॉजिटिव आयन। देखिए ये तो है हाइड्रोजन आयन, और अगर हम इसकी बात करें H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियन क्या है ये, हाइड्रोनियन आयन, ठीक है, हाइड्रोनियन आयन। तो पीएच का फॉर्मूला कह रहा है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर हम पीएच के फॉर्मूले की बात करें तो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोनियन आयन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये पीएच का फॉर्मूला है जो हमारी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, ठीक है। ये क्या है पीएच का फॉर्मूला। फिर है पीएच पेपर क्या है, ए फिल्टर पेपर सॉक्ड इन यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर जो फिल्टर पेपर था वही क्या है, पीएच पेपर, ठीक है ना। पीएच पेपर क्या है, ये फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर सॉक्ड इन यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पे देखिए फिल्टर पेपर जैसे सार्वत्रिक सूचक में डुबोया जाता है, मींस आप उस फिल्टर पेपर की हेल्प से ही पता करोगे कि एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। फिर उसके बाद है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन की तो हम बात कर चुके हैं, वैसे जो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दो सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन, ठीक है। उदासीन विलयन देखिए वे विलयन जिनकी प्रकृति न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, उदासीन विलयन। फिर है प्रति अम्ल किसे कहते हैं, एंटासिड। दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड आर कॉल्ड एंटासिड। एंट देखिए एंट का मतलब क्या होता है, ये वो चीटी वाली एंट नहीं है, एंट का मीन्स यहाँ पे जो होगा वो होगा अपोजिट, एंटी, आपने सुना होगा कई बार कि वो तो एंटी है, उल्टा है, तो एंट का मतलब क्या है, अपोजिट। एसिड, एसिड का आपको पता लग गया अम्ल, और एंटासिड एसिड का उल्टा, एसिड का अपोजिट, या मैं कहूँ जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे। एंटीडोट भी आप यूज कर, जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के सोल्यूशन के लिए हम ये भी बोलते हैं कि उसके पास जो है इस बीमारी का एंटीडोट है, ठीक है ना, मतलब उसका सोल्यूशन है, उसका इफेक्ट खत्म करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना। तो एंटासिड क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड आर कॉल्ड एंटासिड। ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एंटासिड, ठीक है। जो सब्सटेंस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एंट एसिड कहेंगे, प्रति अम्ल कहेंगे। वे पदार्थ जिन्हें अम्लों को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब अम्लों का जो असर है उसको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्रति अम्ल, एंटासिड, ठीक है। फिर है ब्राइन। ब्राइन देखिए क्या है, ए हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का काफी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सांद्र सॉल्यूशन की हम बात कर ले जो कि काफी इफेक्टिव होता है, अगर सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का काफी इफेक्टिव है तो उसे हम ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ब्राइन को जो है एक तरीके से खारा भी कंसिडर किया जाता है। ब्राइन क्या है, ब्राइन देखिए सोडियम क्लोराइड का अति सांद्रित घोल, काफी पावरफुल जो सॉल्यूशन होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द केमिकली बाउंड वाटर मोलिक्यूल्स टू साल्ट विच प्रोवाइड या फिर इम्पार्ट ए कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। कहा क्या है इसने, द केमिकली बाउंडेड वाटर मोलिक्यूल। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो बात तो हम वाटर मोलिक्यूल्स की करेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पर है क्या, ये water molecule, the chemically bound water molecule to salt which provide या impart a characteristic color to the salt solution। यहाँ पर ये जो water molecules हैं, ये water molecules जो हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, एसिड आएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है एसिड के साथ मिल जाते हैं, और एसिड के साथ मिलके ये करते क्या हैं, जो साल्ट है ना, जैसे एसिड जब रिएक्ट करेगा बेसिस के साथ, तो एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, साल्ट और वाटर मिलेगा। तो एसिड और बेस के साथ जो ये वाटर मॉलिक्यूल, एसिड के पास खुद से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां से क्या हो जाएगा, ये जो साल्ट होता है ना, उसको एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहा, द केमिकली बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स टू अ साल्ट विच प्रोवाइड या इम्पार्ट ए कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द साल्ट क्रिस्टल। मीन्स जो साल्ट का कलर आने वाला है ना, साल्ट क्रिस्टल का जो कलर आने वाला है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे। ठीक है, हिंदी में करते हैं। क्रिस्टल का जल, अम्लों के साथ रासायनिक दृष्टि से जुड़े जल के अणु जो लवण के क्रिस्टलों को एक विशेष रंग प्रदान करते हैं। कह रहा है अम्लों के ना रासायनिक दृष्टि से जुड़े जल, मीन्स एसिड के साथ क्या मिला हुआ है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो एसिड के साथ हैं, वो करते क्या हैं, जो लवण है ना, जो साल्ट है, उसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कलर, एक विशेष रंग प्रदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस solution, it is a purple color extract from lichens which are symbiotic an alga and a fungus which is used as a acid base indicators। ये कह रहा है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है ना, मीन्स जो लिटमस सॉल्यूशन बनता है वो किससे बनता है, पर्पल कलर की लिचिन से बनता है। कलर कैसा है उसका, पर्पल कलर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिचिन। और ये लिचिन क्या है, ये कोई एल्गा या फिर कोई फंगस है, कोई कवक है, उससे हम क्या बना रहे हैं, इस लिटमस सॉल्यूशन को बना रहे हैं। और ये लिटमस सॉल्यूशन को हम दूसरा मतलब यूज क्या है इसका, एसिड बेस इंडिकेटर्स में। मीन्स लिटमस सॉल्यूशन, जो लिटमस सॉल्यूशन है वो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है कि जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। हिंदी में करते हैं अब। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस घोल, यह लाइकिन जो एक शैवाल या फफूंद का सहजीवन होता है से प्राप्त बैंगनी रंग का एक द्रव्य है जिसे अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन का यूज क्या है, मेन ये एसिड और बेस का इंडिकेटर्स होता है जो लाइकिन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेक्स्ट आया हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखिए दो चीजें होती हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। अगर नेचर से मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है तो नेचुरल, और अगर उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स का हाथ है, हम तैयार कर रहे हैं तो सिंथेटिक। तो सिंथेटिक नाम से पता लग रहा है कि ये हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो द एसिड बेस इंडिकेटर्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब्स, कहाँ तैयार किए जा रहे हैं, लैब में। कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स करेंगे। एग्जाम्पल आगे फिनोल फैथलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये फिनोल फैथलीन और मिथाइल ऑरेंज क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का काम करते हैं, जो हमें बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। वो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। संश्लेषित सूचक, वे सूचक जिनको प्रयोगशाला में संश्लेषित मीन्स बनाया जाता है। वे सूचक जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, वो जैसे फिनोल फैथलीन, मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल थे, सिंथेटिक इंडिकेटर के। फिर है मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड देखिए, जो मिनरल से एसिड मिलेगा उसे हम मिनरल एसिड कहेंगे, और जो प्लांट और एनिमल्स से अवेलेबल होगा उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। मिनरल एसिड क्या है, दोज एसिड्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि हो गए क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड मिनरल एसिड। वे सब्सटेंसेस जो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, मिनरल्स से, उन्हें हम क्या कहेंगे, मिनरल एसिड।
एंड द एसिड नेचुरली अवेलेबल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे, नेचुरली प्लांट्स और एनिमल में अवेलेबल हैं, जैसे कि हो गया एग्जाम्पल के लिए क्या रहा, लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड। बोला जाए कि लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। किसके अंदर, लेमन जूस के अंदर, नींबू का जो रस होता है उसके अंदर कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। तो प्लांट से डायरेक्टली मिला हमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल देखिए क्या होता है, वे अम्ल जिन्हें हम खनिजों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, इनसे अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, इनसे तैयार कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। और वे अम्ल जो प्राकृतिक रूप से पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल। एग्जाम्पल के लिए नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है, टमाटर के रस में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये सब नेचुरल है, नेचर से हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। फिर उसके बाद है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या है, आयंस में टूटना। आयंस में टूटना क्या है, जैसे मैंने ये HCl लिया, मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा और Cl नेगेटिव में। तो इस सब्सटेंस के क्या बन गए हैं, आयंस। सब्सटेंस का आयंस में टूटना ही क्या कहलाता है, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस का बनना क्या कहलाता है, आयनाइजेशन। ठीक है, यहां देखते हैं हिंदी में। आयनीकरण क्या है, किसी जलीय विलयन में आयनों के बनने की क्रिया आयनीकरण कहलाती है। जलीय विलयन में क्या हुआ, आयन बने हैं, तो जलीय विलयन में जो आयन के बनने की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद है हाइड्रोनियन आयन। हाइड्रोनियन मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जहाँ पे जो पीएच का फॉर्मूला आया था ना, वहां पे हाइड्रोनियन आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या है, तो इन एक्वस सॉल्यूशन H पॉजिटिव आयंस अक्कर एज हाइड्रोनियन आयन। ये कहना क्या चाह रहा है कि वाटर के अंदर ना जब ये H आयन मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, फिर है पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या है, जो पीएच को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, जो यंत्र यूज किया जा रहा है पीएच को मेजर करने के लिए, वो क्या है, पीएच मीटर। ये रहा पीएच मीटर। यहाँ पर यह एक उपकरण है, एक यंत्र है जिसका उपयोग किसी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्यूशन का पीएच पता करना चाहते हो तो उसके लिए पीएच मीटर का हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए बहुत सारी पहचान है स्ट्रॉन्ग एसिड की। पहली तो बात, उसके अंदर H आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं तो उसके अंदर H आयन ज्यादा होंगे, OH आयन कम होंगे। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको बोलते हैं जो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता है। आयनाइज अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मींस ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाता है, सारे आयंस उसके अलग हो जाते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अगर एसिड के सारे आयंस जो हैं बिल्कुल अलग हो गए, कंप्लीटली आयनाइज हो गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं, द एसिड्स विच आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे एसिड जो क्या हो रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट आयनाइज हो गए, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे यहाँ पर हमें मिल गया है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या थे, जो हमें मिनरल से मिल रहे थे, लाइक क्लोराइड, सल्फेट्स। जैसे मैं बात करूं तो H2SO4 सल्फेट से मिला ना, तो ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। HCl ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड्स विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। जो पूरे तो आयनाइज नहीं होते बट डिसोशिएट पुअरली, थोड़े बहुत आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, कंप्लीट आयंस में ब्रेक नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड्स किस में आते हैं, वीक एसिड में आते हैं। जो एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुए, वीक एसिड। ठीक है ना।
तो मिनरल एसिड स्ट्रोंग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। कार्बनिक जो हमारे एसिड्स हैं, अम्ल हैं, वो तो वीक होते हैं और अकार्बनिक स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं, मतलब पूरे आयंस में ब्रेक हो गए, तो उन्हें हम प्रबल अम्ल कहेंगे, उन्हें हम स्ट्रोंग एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आ गया आपका कार्बनिक अम्ल। और स्ट्रोंग एसिड में, वीक एसिड में क्या आ जाएगा, वे अम्ल जो जलीय घोल में केवल आंशिक रूप से मतलब कम, पूरे ब्रेक नहीं हुए, कुछ पार्ट ब्रेक हुआ है सिर्फ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। कार्बनिक अम्ल किस में आते हैं, दुर्बल अम्ल में आते हैं। जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गए, इमली हो गई, ये सब क्या है, वीक एसिड्स हैं, इन्हें हम इजिली खा भी सकते हैं। जबकि हम सल्फ्यूरिक एसिड HCl इनको नहीं खा सकते, खा लिया तो भाई ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का आपको पता है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब ना हम ये 5 फॉर्मूले करेंगे, ये 5 फॉर्मूले ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, पहला है कॉमन साल्ट NaCl, फिर है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O। फिलहाल आप इनके सिर्फ फॉर्मूले याद रखना, लेसन जब हम करेंगे ना, हम इसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। ठीक है, कॉमन साल्ट क्या है, NaCl, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, आपने सुन रखा होगा, POP कराते हैं, तो ये वही POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हाफ हैं, तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला, CaSO4.12H2O। ये किसका फॉर्मूला पढ़ा हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार, साधारण लवण या साधारण नमक, फॉर्मूला क्या है, NaCl। धावन सोडे का Na2CO3.10H2O। मीठा सोडा या खाने का सोडा NaHCO3। विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। कैल्शियम होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे Cu लगाते हैं, तो Cu नहीं आएगा, Ca आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक समरी दी है, क्योंकि कल मैं आपको लेसन का एक लिंक सेंड करूंगी, वहां से आप लेसन को जो है डिटेल में समझोगे, ताकि आपको पता रहे कि चैप्टर में हो क्या रहा है। इसलिए मैंने आपको ये एक समरी दी है चैप्टर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इन्हें अच्छे से जो है रीड करना है और समझना है इनको। ठीक है, राइट भी करना है, लर्न करके आपको इन्हें राइट भी करना है। ठीक है, थैंक यू।